Hello everyone. Today we are discussing about the most important assertion reason type question from the chapter 1, that is solid state. Okay, so let's come to the point. The first question is like the assertion is in NaCl crystal the coordination number of Na plus is 6. Okay, this is the assertion. And the reason is the sodium atom is smaller than the chlorine atom. Okay, so सोचना किस तरह से है आपको आपको इस तरह से सोचना है कि असल में असर्शन में मेन पॉइंट क्या है या असर्शन किस बारे में बात करना चाहता है। जैसे यहाँ पर दो चीजें मेन, क्या चीजें मेन है कि बात हो रही है NaCl क्रिस्टल के बारे में, और NaCl के क्रिस्टल में बात हो रही है उन आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl का क्रिस्टल किस तरह का होता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर अपन बात करें तो कोई आयन अपने आसपास कितने अदर आयन से सराउंडेड है डायरेक्टली, उसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। अब इस असर्शन के फेवर में ये रीजन बता रहा है that the sodium atom is smaller than chlorine atom, right? तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि सोडियम एटम जो है वो क्लोरीन एटम से डेफिनेटली छोटा है, ठीक है। और जब हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि सोडियम आयन को हम छोटा लिखते हैं और क्लोरीन आयन को हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, 3D स्ट्रक्चर बनाएं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। वापस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव आयन हैं ये सारे सोडियम प्लस के आयन जो कि स्मॉल इन साइज है, और ये बिगर एनायंस जो है वो क्लोरीन के। अब ये एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है NaCl कि अगर 2D में आप NaCl के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक सोडियम एटम की बात करें, क्योंकि असर्शन में सोडियम की बात होती है, तो सोडियम की अगर अपन बात करें तो इस सोडियम आयन से डायरेक्टली कितने क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4, 4 क्लोरीन एटम इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल जो है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, तो डेफिनेटली एक 2D लेयर ऊपर होगी, एक 2D लेयर नीचे भी होगी। तो इस पॉजिटिव आयन के ऊपर एक क्लोरीन का बड़ा नेगेटिव आयन होगा, और सेम इस पॉजिटिव आयन के पीछे क्लोरीन का एक और बड़ा नेगेटिव आयन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन जो है क्या होंगे, एटम सीधे सीधे आपके सोडियम से जुड़े हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो तो डेफिनेटली 6 है। तो असर्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन भी ठीक है। रीजन क्या कह रहा है कि सोडियम एटम जो है वो छोटा है क्लोरीन से, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो रीजन है असल में ये आपके असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको किस तरह से समझेंगे, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि सोडियम की साइज छोटा या बड़ा होने से
उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, राइट। असर किस पे पड़ता है कि उन आयंस की अरेंजमेंट किस तरह की है, इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर का इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो दे रखा है 6, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, थ्री डायमेंशनल ए बी टाइप का क्रिस्टल लेटिस है। अगर ये एबीसी टाइप का होता तो हो सकता था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता, 12 भी हो सकता था। क्लियर। सो NaCl के क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि कितना है, 6 है, उसके साइज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है उसकी टाइप ऑफ पैकिंग के ऊपर। तो अगर इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन होता तो क्या होता कि आपका जो NaCl का क्रिस्टल है इज ए बी टाइप ऑफ 3D क्रिस्टल। ठीक है, अगर इस तरह का एक्सप्लेनेशन होता तो हम कहते कि हाँ, असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पर रीजन वो साइज को लेकर बता रहा है और साइज का कोई भी संबंध नहीं है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से। ओके, क्लियर। सो आंसर विल बी बी। ओके, सो assertion and reason both are correct statements, but reason is not the correct explanation of assertion. So ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। The next important question is, assertion said that in close packing of sphere, a tetrahedral void is surrounded by four sphere। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी चतुष्फल की रिक्तियां हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड से, they are surrounded by four spheres। Okay, correct। Whereas the octahedral voids is surrounded by six spheres। बिल्कुल ठीक है कि जो octahedral voids हैं या फिर अष्टफल की रिक्तियां जो हैं वो क्या करती हैं, 6 स्फीयर्स से घिरी हुई रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है, क्लियर कट कहता है। अब रीजन पे आते हैं, क्या रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीजन का कहना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैज अ टेट्राहेड्रल शेप। ध्यान से, whereas an octahedral void has an octahedral shape। सो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अगर अपन असर्शन से शुरू करें तो बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है असल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो अगर उनके बारे में बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा कि पैकिंग की जो पहली लेयर होगी उसके 3 एटम या 3 स्फीयर कुछ इस तरह से, और सेकंड लेयर का एक एटम जो कि उन 3 एटम की वॉइड्स में रखा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ जो वॉइड बना उसको हमने क्या बोला, टेट्राहेड्रल वॉइड बना। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो पहली लेयर के 3 स्फीयर कुछ इस तरह से, राइट, और इसी के ऊपर सेकंड लेयर के 3 और स्फीयर जो कि कुछ इस तरह से होंगे। करेक्ट। और यहाँ जो आपका
वॉइड बना उसको हमने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला। ठीक है, तो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि तीन जो स्फेयर हैं वो आपके फर्स्ट लेयर के, उसके ऊपर एक और अगर आप सेकंड लेयर का स्फेयर रख देते हो वॉइड के ऊपर तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट लेयर के तीन एटम उनके वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर के तीन और एटम जमा दो तो क्या बन जाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो उन दोनों डेफिनेशन में कहीं भी इनके शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ऐसा उस डेफिनेशन में कहीं भी नहीं है कि टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल शेप का है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप का है। यहाँ पर रीजन क्या कहना चाह रहा है, रीजन कहना चाह रहा है कि टेट्राहेड्रल शेप होने के कारण उसको क्या कहा गया, टेट्राहेड्रल वॉइड कहा गया, और ऑक्टाहेड्रल शेप होने के कारण उसको क्या कहा गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि तीन एटम के ऊपर एक स्फेयर रख दोगे आप तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और तीन फर्स्ट लेयर के तीन एटम के ऊपर तीन और एटम अगर रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डेफिनेशन में कहीं भी शेप का जिक्र नहीं किया है, वहां क्लियर क्लियर नंबर ऑफ एटम का जिक्र है कि चार एटम से मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बना हुआ है और छह स्फेयर या एटम से मिलकर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना हुआ है। शेप का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब कि जो रीजन है वो क्या हो गया, क्लियर। ठीक है, ओके। सो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है आपका वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, आपका जो कारण है वो एक गलत स्टेटमेंट। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, दैट assertion is correct but the reason is incorrect statement। क्लियर, सो ये इसका आंसर होगा। So the next question in assertion said that anionic vacancies in alkali metal halides are produced by heating the alkali metal halides with alkali metal vapor। ओके, तो यही हमने पढ़ा है। असल में जो एनाइनिक वैकेंसीज हैं these are the part of non stoichiometric effect। ठीक है, जिसमें एक हमारे एनायन या फिर कैटायन की डेफिशिएंसी के कारण या फिर कमी के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जो डिफेक्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, सो यहाँ पे सेम चीज वही बोली गई है कि जो एनायनिक वैकेंसीज होंगी वो किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं कि जो आपका एल्कली मेटल के हैलाइड्स हैं उनको अगर हम एल्कली मेटल के वेपर में क्या करें, हीट करें, तो क्या होगा, एनायनिक वैकेंसीज जो है वो या फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा, जिसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब असर्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और रीजन इसने क्या बताया है, रीजन में ये कहता है दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप इन एनायनिक वैकेंसीज आर रेफर्ड एज एफ सेट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर कि रीजन में क्या बोल रहा है ये कि एनायनिक वैकेंसीज जहां पे होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और उन इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर बोलेंगे, जो कि आपके लेटिस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको इस असर्शन और इस रीजन में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों कनेक्शन नहीं दिख रहा है,
क्योंकि असर्शन किस बारे में बात कर रहा है? असर्शन बात कर रहा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में, ठीक है? और वो बता रहा है कि किस तरह से आप एक तरीका वो बता रहा है, पहला तरीका वो बता रहा है कि आप क्या करो, हीट करो एल्कली मेटल हैलाइड को एल्कली मेटल वेपर्स के साथ, ठीक है? और डायरेक्ट रीजन वो क्या बता रहा है? एफ सेंटर का रीजन बता रहा है। क्लियर? तो स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, लेकिन असल में ये रीजन इस स्टेटमेंट को, इस असर्शन को, इस अभिकथन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्या रीजन है उसका? देखो, अगर अपन रीजन को ध्यान से देखें तो ये जिक्र कर रहा है एफ सेंटर का, है ना? और एफ सेंटर की वजह से क्या होगा, क्रिस्टल में क्या हो सकता है, कलर आएगा, ठीक है? और उस कलर का जिक्र कहीं भी असर्शन में है नहीं। क्लियर? या फिर अगर असर्शन को देखें तो असर्शन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उन एनायंस की जगह इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, या फिर एक्सिस मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है? अगर असर्शन कहता कि जो मेटल एक्सिस में आया है उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है? तो उसके रीजन में हम क्या लिख सकते थे कि जो असल में एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन आया उसको एफ सेंटर कहते हैं। ये असर्शन रीजन बनता तो दोनों स्टेटमेंट, आपका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होते और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा होता आपके असर्शन को, ठीक है? लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले वाले में क्या बताया है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट कैसे ला सकते हैं, और दूसरे में वो क्या बता रहा है कि जो आपका एनायनिक वैकेंसी हुई और जो इलेक्ट्रॉन आए उनको एफ सेंटर बोला। क्लियर? सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है? लेकिन आपका जो रीजन है वो आपके असर्शन को कहीं भी किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। सो द आंसर इज बी, assertion and reason both are correct statement, but reason is not the correct explanation of assertion. Clear? Okay. So यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। Now the next question is assertion said that graphite is a good conductor of electricity. However, diamond belongs to the category of insulator. ठीक है? ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें पता है कि ग्रेफाइट का जो कार्बन है वो अपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता है और आगे क्या करता है, 3 कार्बन से जुड़ता है। ठीक है? कुछ इस तरह से। ठीक? ऐसे ऐसे हर एक कार्बन अपने से आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और उसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? और डायमंड क्या है? डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि कार्बन जो है डायमंड के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जहां पर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, और उन चारों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल वो आगे 4 कार्बन के साथ में जुड़ने के लिए करता है, और इस तरह से उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो क्या हो गया, एज ए इंसुलेटर काम करेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है? सो असर्शन क्या हो गया,
बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट। बट इसका रीजन क्या बता है? असल में अगर अपन असर्शन को देखें तो असर्शन में क्या क्या डिस्कस किया गया है? ग्रेफाइट, डायमंड और उनकी कंडक्टिविटी को डिफाइन किया गया। मतलब जो रीजन होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए कि वो कंडक्टर कंडक्टर क्यों है, ग्रेफाइट और डायमंड इंसुलेटर क्यों है, इसके बारे में रीजन होना चाहिए कि क्यों है। अब रीजन यहाँ पर क्या बोल रहा है? दैट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये इसका क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है। लेकिन अगर हम असर्शन को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन रीजन में तो उसके सॉफ्ट नेचर के बारे में बात कर रहा है, उसके हार्ड नेचर और ब्रिटल नेचर के बारे में बात कर रहा है डायमंड। ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के पीछे डायमंड के हार्ड होने और ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने का कोई भी रीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीजन उसने दिया है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो असर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के बारे में बात कर रहा है, और रीजन जो है वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, इस वजह से आंसर क्या होगा? बी होगा, दैट assertion and reason both are correct statements, but reason is not the correct explanation of assertion. ओके, सो ये होगा इसका आंसर, कि जो आपका अभिकथन और आपका जो कारण है ये दोनों बिल्कुल ही सही बातें बता रहे हैं, लेकिन आपका जो कारण है वो आपके अभिकथन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट IMP क्वेश्चन। Assertion is the packing efficiency is maximum for the FCC structure. क्लियर? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? मतलब ये क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन उसके फेवर में क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन FCC स्ट्रक्चर। सो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। मतलब आपका अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर? लेकिन क्या असर्शन और रीजन के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, या आपका जो रीजन है वो आपके अभिकथन को, आपके स्टेटमेंट को फेवर करता है या नहीं करता है? सो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, आपके असर्शन की बात करें, तो असर्शन में बात की गई है पेकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है। और रीजन आपको बता रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डेफिनेटली जो आपका रीजन है वो आपके अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर तो क्या हो रहा है? सीधा सीधा आपका बी निकल रहा है, कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट
but reason is not the correct explanation of assertion. क्लियर? तो अब क्या हो सकता था इसमें? अगर पहले में वो एफसीसी के पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, तो रीजन में भी वो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर सकता था और ये बता सकता था कि अगर सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी में है तो वो कितनी है। अगर वो रीजन में देता दैट द एफसीसी हैज 74% ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि आपका असर्शन भी किसके बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, रीजन भी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। असर्शन सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होने का दावा कर रहा है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो 74% है, इसलिए वो क्या है, ज्यादा है। तो क्या हो जाता, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हो जाते हैं और आपका रीजन जो है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, और क्या सिचुएशन हो सकती थी? और सिचुएशन इस तरह से हो सकती थी कि रीजन में उसने बताया द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहां से ये बता सकता था कि एफसीसी किस तरह की पैकिंग शो करता है। क्लियर? जैसे क्या वो ए बी टाइप की पैकिंग शो करता है, 3D पैकिंग शो करता है, या फिर एबीसी टाइप की पैकिंग शो करता है। ठीक है, अगर वो इस तरह से भी असर्शन को लिखता तो वहां से भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर सकते थे, रिलेट कर सकते थे कि जिस तरह से NaCl में ए बी टाइप की 3D पैकिंग होती है, इस वजह से क्या आता, कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर 6 आता है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी कि एफसीसी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दर्शाता है तो उसमें पैकिंग किस तरह की है, अगर ये असर्शन हमें बोलता तो भी क्या हो जाता, आंसर ए, वहां पर ए और बी दोनों करेक्ट होते और आपके असर्शन या फिर आपका रीजन जो है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता। बट यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपका रीजन जो है वो आपके असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, so this is the next and the last question, and the assertion said that the presence of a large number of Schottky defects in NaCl lowers its density. Clear? ओके, सो असर्शन कहता है, अभिकथन कहता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट होने की वजह से, NaCl के अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट्स होने की वजह से जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है असर्शन, अभिकथन क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर जो है शॉर्ट की डिफेक्ट्स के NaCl के क्रिस्टल में है और उन डिफेक्ट की वजह से, उन शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, जो आपका क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में बात हो रही है, पहली शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बात हो रही है कि जो आपका रीजन होगा, हो सकता है वो किसको एक्सप्लेन करे, आपके शॉर्ट की डिफेक्ट को एक्सप्लेन, या फिर और क्या रीजन एक्सप्लेन कर सकता है, या फिर रीजन एक्सप्लेन कर सकता है कि जो डेंसिटी कम हुई वो क्यों कम हुई, उसका रीजन क्या है, किस तरह से वो कम हुई। तो ये रीजन में अगर होगा तो दोनों स्टेटमेंट सही भी होंगे और आपका रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। क्लियर? तो हमें पता है शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अगर मिसिंग है लेटिस से, तो वो क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। क्लियर? और उससे क्या होगा, डेफिनेटली मास कम हो गया क्रिस्टल का, तो डेंसिटी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रीजन को पढ़ें तो रीजन क्या कह रहा है, रीजन का कहना है कि NaCl में अप्रोक्सीमेटली 10⁶ पेयर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब पे। ठीक है,
और टेम्परेचर कौन सा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जो असर्शन किसके बारे में बात कर रहा है, शॉटकी डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो डेंसिटी के कम होने के बारे में बात कर रहा है। क्लियर। और उसके लिए रीजन क्या दिया गया है, रीजन बताए गए हैं शॉटकी डिफेक्ट के काउंट, नंबर बताएंगे कि शॉटकी डिफेक्ट कितना हो रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है कि अगर हम रियल लाइफ से इसको थोड़ा मैं आपको समझाऊं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, या फिर अगर आपसे किसी को आप बता रहे हैं कि भाई आज क्लास में कम बच्चे आए और पढ़ाई जो है वो क्या हुई, अच्छे से नहीं। ठीक है। आपने क्या बोला सामने वाले को, आज क्लास में बच्चे कम आए थे, पढ़ाई ढंग से नहीं हुई। ठीक है। तो सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सामने वाला पूछेगा कि भाई या तो बच्चे कम क्यों आए। क्लियर। या फिर वो पूछेगा कि पढ़ाई ढंग से क्यों नहीं, क्योंकि चार बच्चे में भी पढ़ाई हो सकती है, कोई दिक्कत। तो ये उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और उसके जवाब में आप रीजन क्या दोगे, आप रीजन दोगे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, बच्चे नहीं आए। ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो आप ये नहीं बताओगे कि 40 में से 10 बच्चे आए, इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, ये कोई रीजन इसका नहीं। लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहा है, सेम चीज यहाँ पर बता रहा है कि असर्शन में उसने बोला कि शॉर्ट की डिफेक्ट होने की वजह से NaCl की क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो कम हो गई। ठीक है। तो रीजन उसको बताना चाहिए था कि शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन मिसिंग रहते हैं, उसकी वजह से क्रिस्टल का मास कम हो जाता है और अल्टीमेटली डेंसिटी जो है वो लोअर हो जाती है। और यहाँ पे वो क्या बता रहा है, वो अटेंडेंस बता रहा है कि 40 में से 10 बच्चे ही आए, इस वजह से क्लास नहीं लगी, तो ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। क्लियर। हाँ, 10 बच्चे तो आए, बात तो उसने सही की, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि NaCl में पर सेंटीमीटर क्यूब रूम टेम्परेचर पर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ शॉट की डिफेक्ट होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अटेंडेंस में 10 बच्चे आए हैं, कोई डाउट नहीं है। क्लियर। लेकिन वहां पर पढ़ाई ढंग से क्यों नहीं हुई, वो आपका मेन क्वेश्चन था। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या था कि डेंसिटी कम क्यों हुई शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से। क्लियर। अगर आपका रीजन ये होता कि शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन मिसिंग होने के कारण मास कम हो गया और अल्टीमेटली डेंसिटी कम हो गई, तो आपका रीजन करेक्ट होता। क्लियर। इस वजह से इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कि जो असर्शन है उसको आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके, नो डाउट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में ये मेन IMP असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थे। ये आपकी अलग अलग बुक से, आपके सैंपल पेपर से और इंटरनेट से लिए हुए काफी ज्यादा IMP असर्शन रीजन से। इसके अलावा जो भी असर्शन रीजन है वो या तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जिन्हें आप देखकर ही क्या कर सकते हैं, एक बार पढ़कर ही आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट और कुछ सोचने वाले, जिनमें गलतियां हो सकती हैं आपसे, इस तरह के असर्शन रीजंस थे। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ IMP असर्शन रीजन जो है वो करेंगे। असर्शन रीजन करने के पीछे
दो रीजन है कि क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में वो दो तरह से आए हैं, असर्शन रीजन तरह से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन में ABC करके भी आपके एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में यही हो रहा है कि आपका असर्शन जो है और जो आपका रीजन है, ये दोनों मिलकर किसी एक क्वेश्चन के आंसर को हो सकता है एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि असर्शन जो है आपका कोई क्वेश्चन बना रहा होगा और रीजन उसका आंसर दे रहा होगा। क्लियर? तो आपके 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी असर्शन रीजन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जितने ज्यादा हो सके असर्शन रीजन के क्वेश्चन करें, और उससे आपकी मेंटल एबिलिटी भी इनहेंस करती है, बढ़ती है, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ने में ये क्या करेंगी, हेल्प करेंगे, और अल्टीमेटली ये आपके रिजल्ट को भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि 8 आपके क्या है, असर्शन रीजन है, 8 मार्क के क्वेश्चन है। साथ ही साथ में असर्शन रीजन पढ़ने से आपके एमसीक्यूज जो होंगे वो भी आपको काफी आसान लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की गई। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर शॉर्ट की इफेक्ट्स कितने होते हैं NaCl में, इस तरह से भी बात की गई। तो इन्हीं से आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, क्योंकि असर्शन रीजन में आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ना पड़ेगा, और वहीं से क्या बनेंगे, क्वेश्चन भी एमसीक्यू के भी बन सकते हैं। तो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से असर्शन रीजन तो ये है ही, साथ ही साथ में 2 मार्क क्वेश्चन जिनमें आपके क्या आते हैं, रीजन या फिर एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।